हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइप क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा डेली टॉप 50 वन लाइनर टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें हमारा आज है टेस्ट नंबर 10 और ये सेशन डेली सुबह 7:30 में आपका आता है। और इसमें हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से रिवाइज कर रहे हैं? कॉस्मोस बुक से रिवाइज कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ली कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ली कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसे आपको अगर पता होगा ली कमीशन का गठन कब हुआ था तो आप आसानी से कर पाओगे। तो ली कमीशन का गठन लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। और कब हुआ था? मैंने बोला कि अगर आपको याद रहता कब हुआ था तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, यहीं से मुझे याद आया, इससे पीछे वाले सेशन में कुछ बच्चों को किसी को प्रॉब्लम था, ठीक है, कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे याद आ गया यहाँ पे, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था। ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुन लो और इसको रिकॉल करो, जो पिछले वाले सेशन में तुमने पढ़ा था। मैंने आंसर बताया था ली आयोग, ठीक है। तो बहुतों को कंफ्यूजन ये हुआ था कि एक्चुअली में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका गठन तो 1926 में हुआ था, ली आयोग का गठन 1923 में हुआ था, तो 1935 में इसका क्या रोल है? आई होप की क्वेश्चन क्लियर है जो डाउट हुआ था, ठीक है। देखो, ली कमीशन आयोग का गठन 1923 में जरूर हुआ और इसने क्या किया था? इसने सुझाव दिया था किसके बारे में? यूपीएससी के बारे में भी। अब 1926 में क्या स्थापित किया गया? 1926 में पीसीएस स्थापित किया गया, पब्लिक सर्विस पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका स्थापना 1926 में हुआ। अब पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना तो 1926 में हुआ, लेकिन इसके पास जो पावर थे, जो इनका दायरा था, वो बहुत ही लिमिटेड था, ठीक है। तो इसको क्या बनाया गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बनाया गया 1935 में। और जिस तरह से यूपीएससी का दर्जा है वो दर्जा इसको प्रदान किया गया था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। और अगर पूछा जाए यूपीएससी ये कब बना, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ये यूपीएससी बन गया था, ठीक है। तो यही से 1935 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक संधि की शुरुआत की गई थी वेलेस्ली के द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा। देखो, अगर इन सारे क्वेश्चंस में अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर आपको थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है, ठीक है। सहायक संधि, अस्थायी बंदोबस्त, ये सब आपके जबान पे हमेशा रहना चाहिए। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि वेलेस्ली। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है किसी किसी को सतारा से, ठीक है। तो मैंने अभी दो बताया आपको, अस्थायी बंदोबस्त जिसका स्थापना कब हुआ था? 1793 में। और इसके अंतर्गत, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो सबसे पहला शामिल हुआ था वो था सतारा। और यहाँ पे है सहायक संधि। तो सहायक संधि वेलेस्ली ने चालू किया था, कब? 1798 में, 1798 में। और इसके तहत शामिल होने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, जो 1798 में शामिल हुआ था, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? अवध का अधिग्रहण किस रिपोर्ट के आधार पर किया था? आपको पता है कि डलहौजी के द्वारा एक हड़प नीति चलाया गया, ठीक है।
और उस हड़प नीति के अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को हड़पा गया, और उसका एक ही कारण था कि अगर किसी भी भारतीय जो राजा थे उसको अपना संतान नहीं है तो उसका राज्य जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अवध जो था यह उस चीज के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन कुशासन के इल्जाम पर उसको अपने अंदर मिला लिया गया था ब्रिटिश के गवर्नर डलहौजी के द्वारा। अब आपको यह बताना है कौन से रिपोर्ट के आधार पे, तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किसको मिला लिया गया था? अवध को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कौन सा रिपोर्ट है? आउटरम रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चतुराई पूर्वक निष्क्रियता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने अपनाया था? चतुराई पूर्वक निष्क्रियता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने अपनाया था? तो चतुराई पूर्वक निष्क्रियता का सिद्धांत जॉन लॉरेंस ने अपनाया था। किसने? जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, जॉन लॉरेंस ने चतुराई पूर्वक निष्क्रियता का सिद्धांत अपनाया था, जिसको क्या बोलते हैं? मास्टरली इनएक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? अगर आपके दिमाग में है तो आसानी से कर पाओगे। कब हो गया? तो 1856 के युद्ध के बाद, 1857 के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे राजनीतिक पावर था वो खत्म हो गया, और सारा राजनीतिक पावर क्राउन के हाथ में चला गया, क्राउन के अंडर में चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, किसके कार्यकाल में? तो कैनिंग के कार्यकाल में। ठीक है, क्योंकि उस वक्त का गवर्नर जनरल कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता कब निर्मित हुई? भारतीय दंड संहिता कब निर्मित हुई? भारतीय दंड संहिता कब निर्मित हुई? भारतीय दंड संहिता कब निर्मित हुई थी? तो भारतीय दंड संहिता 1861 में निर्मित हुई थी। कब निर्मित हुई थी? 1861। इसको दंड संहिता को आईपीसी भी लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए आपको। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। यह भी आपसे पूछा जाता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई थी? अब यह भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको अक्सर कंफ्यूजन होते रहता है। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई? तो महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि 1876 में प्रदान की गई। अब कहीं आपका आंसर 1876 होता है, कहीं 1877 होता है। एक्चुअली में ये खेल क्या है? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, किस वर्ष आयोजित दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका आंसर होगा 1877। अब हुआ क्या? 1876 का एक राजउपाधि अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, ब्रिटेन में, और उसके तहत महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लेकिन इसको फाइनली अनाउंस कब किया गया? तो 1877 में। इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कहीं पे आपका आंसर 1876 होता है, कहीं 1877 होता है। लेकिन 1877 में अनाउंस करने के बाद भी आपको याद रखना है कि 1876 से ही ये कंटिन्यूड माना जाता है, ये उपाधि इनका। ठीक है, तो जो जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आपका आंसर होगा कि कब इसका अनाउंस कब किया गया इसको। तो इसको दिल्ली दरबार में अनाउंस किया गया, जिसका जो आयोजन है वो 1877 में किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर 1876 वाला आंसर है तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, उपाधि कब प्रदान की गई? तो 1876 होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है?
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। किसको? रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी किसके द्वारा? विश्वरैया के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वरैया के द्वारा। विश्वरैया के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? विश्वरैया के द्वारा 1934 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि कब तैयार हुई थी? तो कब हुई थी? 1934 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रीमन्नारायण ने। किसने? श्रीमन्नारायण ने इसको प्रतिपादित किया था। कहीं पे श्रीमन नारायण भी आपका मिलेगा, कहीं आपको श्रीमन्नारायण एक साथ मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना, बस नाम एक जैसा रहना चाहिए, आपका आंसर वही होगा। क्या मैंने बताया? श्रीमन्नारायण एक साथ मिलेगा या श्रीमन नारायण, ये अलग अलग मिलेगा। ठीक है, इन्होंने गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। कब किया था? अगला क्वेश्चन मैंने पूछा क्या? हाँ, गांधीवादी योजना कब प्रतिपादित किया गया था? गांधीवादी योजना कब प्रतिपादित किया गया था? कब किया गया था? 1944 में। देखो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद करो। मैंने बार बार बोलता हूं कि अगर आपको इस वन लाइनर में अगर आपको एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो इस वन लाइनर में सक्सेसफुल होना पड़ेगा। नहीं तो आप हमेशा एग्जाम में जाके 5 से 10 क्वेश्चन को ऐसे गलत करके आओगे जो आप सही कर सकते थे, और आप इस भरोसे यहाँ पे बैठे रहते हो, ऑप्शन रहता तो मैं सही कर लेता, और एग्जाम में उसी ऑप्शन के कारण आप खुद का नुकसान करके आ जाते हो। इसलिए वन लाइनर ही आपके एग्जाम का एकमात्र विकल्प है जहां पे आपको एग्जाम में सक्सेसफुल कराने का रास्ता दिखता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर 100% आप श्योर हो तो आप आंसर कर पाते हो, नहीं तो नहीं कर पाते हो। यहाँ पे अगर आप 90 भी हो तो एग्जाम में जाके 100 हो जाते हो। अगला क्वेश्चन है, नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? जल्दी बताओ। नियोजित विकास मॉडल को भारत में 1951 में लागू किया गया था। 1951, 1 अप्रैल 1951। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अप्रैल, ये भी आप याद रखो, मंथ भी आप याद रखो। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को नियोजित विकास मॉडल को भारत में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित है। किस पर? हेराल्ड डोमर। ठीक है, हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? पंचवर्षीय योजना से 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो मॉडल पूछा जाता है और उसका प्राथमिकता पूछा जाता है किसी किसी का। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में सही रहना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज जाते हो। अब जैसे ये मॉडल ही है, कहीं हेराल्ड डोमर मॉडल होता है, कहीं महालनोबिस मॉडल होता है, तो आप बस इसी कंफ्यूजन में रह जाते हो कौन किसका है। इसलिए एग्जाम से पहले ये आपके दिमाग का जो एक डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। कभी भी किसी भी एग्जाम में आप जाओ, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आ गया तो यहाँ पे अगर गलती करते हो तो आप सबसे 1 नंबर जरूर पीछे हो जाते हो, हमेशा ये सोचो।
अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्या थी? जल्दी बताओ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता, प्रथम आप जानते हो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता कृषि का विकास था। ठीक है, तो वहीं पे दूसरे पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या था? इसका था समाजवादी समाज, समाजवादी समाज और औद्योगिक विकास। ये दो चीजें थी जिसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। समाजवादी समाज यानी सोशलिस्ट सोसाइटी, और दूसरा क्या मैंने बताया? औद्योगिक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये सेकेंड योजना में हुआ था। ठीक है, आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत सेकेंड पंचवर्षीय योजना यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन के वास्तुकार कौन माने जाते हैं? ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आर्थिक नियोजन के वास्तुकार कौन माने जाते हैं? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस जाने जाते हैं आर्थिक नियोजन के वास्तुकार के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी था? भारत में अनवरत योजना, अनवरत योजना जिसको रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, इसको रोलिंग प्लान भी कहते हैं, रोलिंग प्लान। तो भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी था? तो 1978 से लेकर 80 तक रोलिंग प्लान प्रभावी था। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वो जो 69 वाला था वो है रोलिंग प्लान, तो वो रोलिंग प्लान नहीं है, वो क्या था? वो था अवकाश। ठीक है, योजना अवकाश। तो इसको भी ध्यान में रखना है, नहीं तो वहां पे भी गलती आपसे होता है। अगला क्वेश्चन है, अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिडल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गुरनार मिडल। गुरनार मिडल ने अनवरत योजना का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरनार मिडल के द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन उनके किस पुस्तक में किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिडल ने किया, आपको यह बताना है किस पुस्तक में किया गया। द एशियन ड्रामा, क्या था बुक का नाम? द एशियन, द एशियन ड्रामा। ठीक है, अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, द एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? गुरनार मिडल की, और इसी पुस्तक में इन्होंने अनवरत योजना को प्रतिपादित किया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखो और एग्जाम तक आपको याद रखना है, चाहे कोई भी एग्जाम आप देने जाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनवरत योजना लागू करने का श्रेय किसको जाता है? भारत में अनवरत योजना लागू करने का श्रेय, देखो यहां पे आंसर आपका बदल जाएगा। क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में एग्जैक्ट नहीं है तो आप एग्जाम में गलती करके आओगे, 100% गलती करके आओगे। आपने अभी पढ़ा अनवरत योजना को प्रतिपादित किसने किया, तो आंसर था गुरनार मिडल। वहीं पे अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए आपसे, भारत में अनवरत योजना लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो अब गुरनार मिडल नहीं होगा, अब क्या होगा? अब होगा डीटी लकड़ावाला। डीटी क्या मैंने बताया? लकड़ावाला, डीटी लकड़ावाला। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजनीतिक पार्टी कौन सी थी, तो जनता पार्टी, जनता पार्टी। जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से याद रखना, किसकी सरकार थी उस वक्त? जनता पार्टी की। अगर आपसे पूछा जाए किस सरकार को, अगर आपके ऑप्शन में सरकार का नाम रहे, कांग्रेस सरकार, जनता पार्टी का सरकार या कोई भी पार्टी रहे, तो आपको ध्यान देना है जनता पार्टी का सरकार, जनता पार्टी की सरकार को इसका श्रेय जाता है।
वहीं पे अगर शख्स के बारे में पूछा जाए तो डीटी लकड़ावाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम आपने पढ़ा हेराल्ड डोमर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताओ किस पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। वहीं पे अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो आपका आंसर क्या होगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो गाडगिल मॉडल पर, गाडगिल मॉडल। ठीक है, गाडगिल मॉडल पर तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? जल्दी बताओ। ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ कब था? अगर ये थोड़ा सा आपको ईयर आपको पता हो तो आपको पंचवर्षीय योजना लिखने में आसान होगा, कौन सा पंचवर्षीय योजना उस वक्त था। तो आप जानते हो जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति है, यह 66 के टाइम में आया था। ठीक है, और 66 के टाइम में अगर आया था तो उस वक्त का आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो कौन सा पंचवर्षीय योजना रहा होगा। तो थर्ड पंचवर्षीय योजना था उस वक्त। ठीक है, तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो शुरुआत हुआ वो थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही जो पंचवर्षीय योजना है समाप्त हो गया था, उसका नाम आपको बताना है। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था याद रखना है। नॉर्मली जो सेशन होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन 5वां जो पंचवर्षीय योजना था, 5th पंचवर्षीय योजना, वो 1 साल पहले हो गया। ठीक है, नॉर्मल टाइम टेनर क्या था? 5 साल, लेकिन 5वां जो था वह 4 साल में ही समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था? गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा, तो ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दी गई थी नारा। ठीक है, गरीबी हटाओ। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ, तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ 1975 में हुआ था, 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कितने वर्षीय, क्या है ये, दृष्टिपत्र। ठीक है, दृष्टिपत्र, कितने वर्षीय दृष्टिपत्र, इसको दृष्टि कर लो, दृष्टिपत्र। ठीक है, तो कितने वर्षीय दृष्टिपत्र लागू करने का निर्णय लिया है? देखो यहाँ पे मैंने नीति आयोग और पंचवर्षीय योजना में जो कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं और आंसर अलग अलग होता है। इन तीनों को अच्छे से याद रख लेना। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कितने वर्षीय दृष्टिपत्र लागू करने का निर्णय लिया था? दृष्टिपत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट, तो ये था 15 वर्षीय, 15 वर्षीय। ठीक है, क्लियर। वहीं पे अगला क्वेश्चन पढ़ो, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कितने वर्षीय रणनीति लागू करने का निर्णय लिया था? अब देखो बस एक टर्म जो है वह चेंज हुआ और आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यही तो एग्जाम में मार खा जाते हो।
अगर आपसे दृष्टि पत्र पूछा जाए, विजन पूछा जाए, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पे जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया वो 15 वर्षीय था, लेकिन रणनीति लागू करने का फैसला जो लिया वो 7 वर्षीय लिया। 7 वर्षीय रणनीति लागू करने का फैसला लिया। जब से ये नई सरकार आई है, जितना इन्होंने लोगों को सहायता नहीं पहुंचाया उतना इन्होंने कंफ्यूज किया है, अच्छा इनके लिए है या बुरा है। अब देखो आपको भी कंफ्यूज कर दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कितने वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है? मतलब आप भूल ही जाओगे नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या था, और आप एक ही आंसर करके आओगे, गलत करके आओगे। तो अगर कार्य एजेंडा, एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय कितने वर्षीय लिया था, तो यह हो जाएगा 3 वर्षीय। शायद ही आपने ये पढ़ा होगा कभी, अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। ये तीनों आपका क्लियर हुआ? फिर से एक बार देख लो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बस जो कीवर्ड है उस पर ध्यान दो। दृष्टि पत्र, दृष्टि पत्र अगर आया तो आंसर होगा 15 वर्षीय। रणनीति अगर आया तो आपका आंसर क्या होगा? 7 वर्षीय। ठीक है, दृष्टि पत्र 15 वर्षीय, रणनीति 7 वर्षीय, और अगर कार्य एजेंडा आया तो 3 वर्षीय। ये आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना में सब चीज पंचवर्षीय ही था, इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है? आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। देखो एक बार आप लोग जो लिस्ट है, ठीक है, जो 3 सूचियां हैं, कौन कौन सा, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, इसको आपको एग्जाम रहे आपका तभी नहीं पढ़ना है, आपको ये सारी चीजें पढ़ते जाने। ठीक है, इसको एक बार क्लियर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप कंफ्यूज जाओगे। कुछ कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहना ही चाहिए। कहाँ से, जैसे रक्षा, ये केंद्र से है, पुलिस राज्य से है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। तो इसको बीच बीच में देखा करो और याद रखा करो कौन सा किस सूची से है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सारा आपको याद नहीं करना है, जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? राष्ट्रमंडल खेल कब से आयोजित हो रहा है? 1930 से। ठीक है, 1930 से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? 1930 में तो किया गया, लेकिन आपको बताना है कहाँ। कहाँ किया गया था? हैमिल्टन में। हैमिल्टन में, हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? अच्छा, भारत में नहीं, भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा कब लिया था? भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग 1934 में लिया था। ठीक है, और जब इसने भाग लिया था कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में, लंदन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? अब यहाँ पे अभी आप ध्यान नहीं देते हो, प्रथम द्वितीय, आप इस पे अगर ध्यान दो तो आपका आंसर सही होगा, लेकिन आप बिना ध्यान दिए आंसर कर देते हो। सबसे बड़ा सम्मान और दूसरा सबसे बड़ा सम्मान आपके लिए दोनों एक ही हो जाता है। तो भारतीय साहित्य में प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है भारत में? साहित्य में प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? जल्दी से बताओ। साहित्य में प्रदान किया जाने वाला, अच्छा सबसे पहले यहां मुझे कमेंट में आप सभी बता दो प्रथम कौन सा है, तब दूसरा आप सभी बताना। प्रथम कौन सा है? तो प्रथम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये जानते हो कि सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया था।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका है वो है दूसरा सबसे बड़ा, और ये है व्यास, व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान जो है यह भारतीय साहित्य के लिए प्रदान की जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी सम्मान है। और इसकी शुरुआत कब हुई? व्यास सम्मान का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका प्रारंभ 1991 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है या इसको किसने प्रारंभ किया था? तो के बिरला फाउंडेशन ने, के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है, इसी ने इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार। अब ये क्वेश्चन पढ़ के भी आपको लग रहा होगा आप इसको जानते हो। ठीक है, एग्जाम में भी यही आपके साथ होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे आप पढ़ते हो आपको लगता है आता है आपको, और फिर एग्जाम में आप उसको ऑप्शन जैसे ही उसका देखते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो। वो बस इस कारण से होता है कि यहाँ टेस्ट में आप कुछ भी तुक्का लगा के निकल जाते हो, आप हंसी मजाक करते हो, अरे मुझे याद नहीं हो रहा है, देखो ना मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ, और फिर एग्जाम में आप ही जाके रोते हो। तो ये सब मत क्या करो पढ़ाई के दौरान, और याद अगर नहीं होता है तो ये आपकी बड़प्पन नहीं, आपकी कमजोरी है। इसको जितना जल्दी समझ लो आप लाइफ में उतनी ही जल्दी सक्सेस हो पाओगे। तो प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। किससे? पर्यावरण सुरक्षा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी? भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन थी, तारा चेरियन। ठीक है, कहाँ की ये निर्वाचित हुई थी? अगर प्रथम महिला मेयर का बात किया जाए, जो महिला मेयर तारा चेरियन हुई वह चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में निर्वाचित हुई थी। क्लियर? और प्रथम अगर जैसे मेयर नगर निगम में होता है, तो प्रथम नगर निगम कहाँ पे आया था भारत में? तो प्रथम नगर निगम का भी स्थापना चेन्नई यानी मद्रास में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बहुतों को ये लगता है कि अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त नहीं हुई है महिला, लेकिन महिला निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुई है और वो है वीएस रामा देवी। ठीक है, वीएस रामा देवी। वीएस रामा देवी ये प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है भानु अथैया, भानु अथैया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर, हरिता कौर। ठीक है, हरिता कौर ये थी वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज। अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत कद्दावर नेता जिसको आप बोलते हो वो थी ये, और प्रथम विदेश मंत्री भी महिला विदेश मंत्री ये बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? अब बस दो क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा, दोनों क्वेश्चन में अगर आप गलती करोगे तो फिर आप एग्जाम में 1 नंबर गवा के आओगे। थोड़ा सा अंतर है, बस आपको याद रखना है एग्जैक्ट क्वेश्चन। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट अगर पूछा जाए तो हरिता कौर होगी। ठीक है,
लेकिन वायुसेना में प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट अगर पूछा जाए तो आपका 3 आंसर होगा, जो आपने 2019 में करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। अवनी चतुर्वेदी, भावना कर्ण और मोहना सिंह। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। क्या क्या? अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया? भावना कंठ और मोहना सिंह। मोहना सिंह, ये 3 पायलट हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो रंजना कुमार। रंजना कुमार, ये नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी थी? ये थी पुनीता अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा, ये प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन थी? प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन थी? तो प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस थी सुषमा चावला। कौन थी? सुषमा चावला। ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये है आज का टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि बहुत कुछ आपने सीखा होगा। और बस आपको टारगेट हमेशा ये रखना है, आपको सेशन कैसा भी हो, आपको जो भी इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं वो आपको याद होने चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं सोचना है कि आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। इस सेशन में से आपको वो चुनना नहीं है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो मैं दे रहा हूँ, और 50 के 50 आपके दिमाग में होनी चाहिए इस सेशन के बाद। नहीं हो पाता है, दोबारा फिर से देखो। 2 बार आप देखोगे आपको याद हो जाएगा। और रिवीजन अगर करना है तो स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, और फटाफट आंसर करते जाओ। जब तक आप सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर लोगे तब तक आपका ये सेशन कंप्लीट नहीं होता है। एक बार अगर देखने से आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दोबारा तिबारा फिर से जरूर देखो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सभी चीजें आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। अगर आपके दिमाग में रहा तो एग्जाम में कर पाओगे, नहीं रहा तो मैं बार बार बोलता हूं, आपको ऐसा लगता है कि अगर ऑप्शन रहता तो आप सही कर लेते, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर ऐसा होता तो अभी तक आपने कहीं ना कहीं सक्सेस पा लिया होता। नहीं पा रहे, उसका मतलब आप ऐसे चीजों को छोड़ के आ रहे हो जो और लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा आप एग्जाम में सक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर।